हेलो फ्रेंड्स, हमने तीसरे प्रश्न के 5 प्रश्न कर लिए थे। हम कर रहे हैं कक्षा 12 इतिहास विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा का सॉल्यूशन, जिसमें से हमने 2 प्रश्न पूरे और तीसरे प्रश्न के 5 प्रश्न कर लिए थे। जिसमें आप देखिए छठे नंबर पे प्रश्न था कौन सा, अमर नायक प्रणाली के प्रमुख तत्व किस प्रणाली से लिए गए थे। जैसे कि आप सभी को पता है कि अमर नायक प्रणाली के प्रमुख तत्वों को किस प्रणाली से लिया गया है, तो हम देखते हैं कि ये जो दिल्ली की एकता प्रणाली से लिया गया है, दिल्ली की एकता प्रणाली से, एकता प्रणाली से, दिल्ली की एकता प्रणाली से अमर नायक प्रणाली के प्रमुख तत्वों को लिया गया था। और अब देखिए साथियों, जो अमर नायक है, अमर नायक का तात्पर्य क्या होता है? अमर नायक का मतलब होता है सैनिक कमांडर। क्या होता है? सैनिक कमांडर। सैनिक कमांडर, सैनिक सेनापति को भी हम कह सकते हैं। इनको कुछ भूमि का भूभाग दिया जाता था और इन भूभाग पर इन लोगों को, नायकों को, इन भूभाग पर किसानों से, मजदूरों से टैक्स, कर, राजस्व लेने का अधिकार था। ये जो राजस्व लेने का अधिकार भूमि के टुकड़ों से था, यही एकता प्रणाली कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बाबरनामा की रचना किसने की थी? आप सभी को पता है बाबरनामा ने खुद ने ही अपना ग्रंथ लिखा था, अपनी आत्मकथा लिखी थी, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर। ध्यान रखना, हुमायूं नामा, आपने नाम सुना होगा हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, ऐसा लगता है कि बाबरनामा बाबर ने लिखा होगा तो हुमायूं नामा हुमायूं ने लिखा होगा, लेकिन नहीं, इनकी एक बहन थी जिनका नाम था गुलबदन बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को लिखा था। आगे आएगा अकबरनामा, तो अकबरनामा भी अकबर ने नहीं लिखा था, वो अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। याद रखना, अबुल फजल। हमने पहले चर्चा की थी 9 रत्नों की, 9 रत्नों में से एक रत्न था अबुल फजल। फिर एक प्रश्न था औपनिवेशिक शहर। इसमें क्या है कि काफी विद्यार्थियों ने यह उत्तर गलत किया है। क्यों किया? इसका एक मुख्य कारण यह है कि जब हमने हिस्ट्री का 12वां अध्याय पढ़ा था, उसमें औपनिवेशिक शहरों के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था मद्रास, बंबई और कलकत्ता। मद्रास, बंबई और कलकत्ता पढ़ा था, लेकिन इसमें प्रश्न क्या पूछा है? औद्योगिक शहरों के नाम बताने हैं। तो ध्यान रखना, औपनिवेशिक काल के अंदर औद्योगिक शहरों के नाम पूछे जाए तो आपको प्रमुख रूप से बताना है जमशेदपुर और कानपुर। ध्यान रखना है, जमशेदपुर और कानपुर। यदि आपने बंबई, मद्रास या कलकत्ता किया तो आपका जवाब गलत होगा। यदि ये पूछ ले कि औपनिवेशिक काल में हिल स्टेशन कौन से थे, प्रमुख हिल स्टेशनों के नाम बताइए। क्या बताइए? हिल स्टेशनों के नाम बताइए। तब आपको करना है शिमला और अपना राजस्थान का माउंट आबू। ध्यान रखना, माउंट आबू याद रखना है आपको। यदि औपनिवेशिक काल में हिल स्टेशन के बारे में पूछे तो शिमला और माउंट आबू करना है। यदि औद्योगिक शहरों के बारे में पूछे तो जमशेदपुर और कानपुर करना है। तो यदि आपको पूछे औपनिवेशिक सबसे पहले शासन कहाँ स्थापित किया, किन शहरों का विकास किया, तब आपको बताना है बंबई, मद्रास और कलकत्ता। फिर आगे देखिए, पेट और पूरम का क्या तात्पर्य है? पेट और पूरम का क्या तात्पर्य है? पेट और पूरम तमिल भाषा के शब्द हैं। पहली बात तो ये, पेट का मतलब होता है बस्ती, पेट का मतलब होता है बस्ती, और पूरम का मतलब होता है गांव। तो ध्यान रखना, पेट और पूरम शब्द तमिल भाषा के शब्द हैं, जिन पेट का अर्थ होता है बस्ती और पूरम का अर्थ होता है गांव। फिर देखिए, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो ध्यान रखना, मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। फिर एक प्रश्न है, यूनियनिस्ट पार्टी से क्या तात्पर्य है? यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में बताना है आपको। तो आपको बताना है कि पंजाब राज्य में, पंजाब के अंदर, पंजाब प्रांत में हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों धर्मों के भूस्वामी, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख भूस्वामी है, उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी क्या कहलाती है? यूनियनिस्ट पार्टी कहलाती है। तो छोटे वाले प्रश्न सभी शायद खत्म हो गए होंगे। देखिए, हाँ, अब
खंड ब शुरू कर रहे हैं, पार्ट बी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कोई 2 कारण बताइए। तो ध्यान से देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण आप लोगों ने पढ़े होंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, पहला कारण देखिए जलवायु परिवर्तन होने के कारण। कुछ विद्वान कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुई थी, इसीलिए वहां हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। कुछ विद्वान कहते हैं वनों की कटाई होने के कारण भी वहां पर मौसम, वहां पर नमी की कमी हो गई, इसीलिए। तीसरा कारण बताया जाता है सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण वहां पर तबाही मच गई। चौथा कारण बताया जाता है नदियों के सूख जाने के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का अंत का कारण माना जाता है। और एक और कारण है कि नदियों ने अपने मार्ग बदल दिए थे और वहां पर पानी सूख गया और सूखने के कारण ये सभ्यता खत्म हो गई। आपको 2 कारण पूछे हैं तो आप इन 5 में से कोई भी 2 कारण बता सकते हैं। फिर एक प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के पतन के कोई 2 कारण। आपके बुक के अंदर मगध शक्तिशाली क्यों बन गया था, इसके बहुत सारे कारण लिखे हुए थे और मौर्य के 2 कारण आपको बताने हैं। तो ध्यान रखना, मौर्य पतन, किसी भी यदि वंश का, किसी भी साम्राज्य का पतन होता है तो मुख्य बात होती है अयोग्य एवं निर्बल शासकों के कारण। जो भी उत्तराधिकारी, जो भी राजा होते हैं वो निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, अयोग्य होते हैं, इसी कारण उस वंश का पतन होता है। तो एक मुख्य कारण ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण हो गया था, इसकी वजह से हो गया। तीसरा कारण था करों की अधिकता बढ़ गई थी, इसीलिए धीरे धीरे इन साम्राज्यों का, मौर्य वंश का पतन हो गया था। फिर एक अगला प्रश्न आता है हरिसेन कौन था। तो आप लोगों को मैं बता दूं, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त, उनका दरबारी कवि था हरिसेन और उसने किसकी रचना की थी, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो ध्यान रखना, हरिसेन कौन था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और प्रयाग प्रशस्ति की रचनाकार, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार था। फिर आगे वाला प्रश्न देखिए, भगवत गीता क्या है। तो देखिए साथियों, भगवत गीता कहाँ लिखा है, यहाँ पर, ठीक है। देखो ध्यान से, मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा है लेकिन आप मार्कर की तरफ ध्यान देना। भगवत गीता का क्या अर्थ है। तो देखिए, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। तो ध्यान रखना, भगवत गीता महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और इस भगवत गीता के अंदर जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अपने पार्थ अर्जुन को जो उपदेश दिया था, उन उपदेशों का संकलन किसमें किया गया है, भगवत गीता के अंदर किया गया है। आगे वाले प्रश्न देखिए, आगे वाला प्रश्न देखिए साथियों, ये आगे वाला प्रश्न भगवत गीता क्या है, या ये तो हमने कर लिया था। आगे देखिए, ब्राह्मणों ने धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में वर्णित आदर्श जीविका संबंधी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए। अब ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को शुरू किया था और वर्ण व्यवस्था में अपने आप को श्रेष्ठ कैसे सिद्ध करे, इसीलिए उन्होंने ये व्यवस्था शुरू की थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने बताया था, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने बताया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को एक देवीय व्यवस्था बतलाया। उन्होंने क्या कहा कि ये जो वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति है ये भगवान से हुई है, देवीय व्यवस्था है ये। क्योंकि उन्होंने बताया था कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रियों की हुई है, जांघों से वैश्यों की, मतलब वैश्यों की हुई है, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। इस व्यवस्था को इन्होंने देवी व्यवस्था बताया। दूसरा कारण, वे शासकों को भी अक्सर ऐसा कहा करते थे कि जो ये नियम बनाए गए हैं ब्राह्मणों के द्वारा, इन नियमों की पालना वो खुद भी करें और संपूर्ण राज्य से भी पालना करने के लिए आदेश दे। अगला प्रश्न देखिए, इब्न बतूता ने दौलताबाद के बारे में क्या लिखा। एक पहले प्रश्न और आ रखा था कि इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया था, उसमें उत्तर था दिल्ली। तो इब्न बतूता ने दौलताबाद के बारे में क्या कहा। तो पहली बात तो ये कि इब्न बतूता ने दौलताबाद को कहा था कि ये दिल्ली को भी चुनौती देता है, आकार की दृष्टि से ये दिल्ली के बराबर जो क्षेत्र है वो है, और दौलताबाद जो महाराष्ट्र के अंदर आ रखा है। तो देखिए, इब्न बतूता ने दौलताबाद के बारे में कहा कि आकार में ये दिल्ली को भी चुनौती देता है, मतलब आकार की दृष्टि से दिल्ली के समान है। और इन्होंने इस दौलताबाद के बारे में बताया कि यहाँ पुरुष व महिला गायकों के लिए बाजार था जिसे ताराबाद कहा जाता था,
और यहाँ पर अनेक दुकानें भी थी और इनके मध्य एक गुंबद भी बना हुआ था, ये जो गायिका गाती थी और उस गुंबद के अंदर महिला गायिका बैठती थी और यहाँ अनेक दुकानें भी थी और इबादत के लिए यहाँ पर बहुत सारी मस्जिदें भी बनी हुई थी। इस प्रकार इब्न बतूता बताते हैं कि दौलताबाद के बारे में कि यहाँ पर मस्जिदें बनी हुई थी, अनेक दुकानें थी और पुरुष और महिला गायकों के लिए बाजार भी हुआ करते थे जिसे ताराबाद कहा जाता था। प्रश्न ये भी आ सकता है कि ताराबाद क्या है, तो आपको ध्यान रखना है पुरुष और महिला गायकों के लिए बाजार था जिसे ताराबाद कहा जाता था। ये स्थित कहाँ पर था? दौलताबाद में स्थित था और दौलताबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, बर्नियर ने भारतीय किसानों के बारे में क्या लिखा? बर्नियर भारतीय किसानों के बारे में क्या लिखता है? तो बर्नियर ने भारतीय किसानों के बारे में लिखा कि ये जिन क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ की क्षेत्रों की जो जमीन है, भूमि है, बहुत ही ज्यादा बंजर है, रेतीली भूमि है, वहां पर कोई फसल नहीं होती और खेती अच्छी नहीं होती है, वहां पर खेती का कार्य भी, कृषि का कार्य भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है और वहां पर आबादी भी क्या है? कम है, आबादी भी वहां कम है। इतनी आबादी कम है कि श्रमिकों के अभाव में, काम करने के अभाव में जो कृषि योग्य भूमि भी है उस भूमि का बड़ा भाग भी कृषि से वंचित रह जाता है और वहां के जो गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर थे, उनके अत्याचारों से परेशान होकर काफी ज्यादा किसान तो मर जाते थे और उनके जीवन निर्वाह के साधनों से भी उनको वंचित रखा जाता था और इसके साथ ही साथ उनके बच्चों को भी क्या बना दिया जाता था? दास बना दिया जाता था, यानी कि गुलाम बना दिया जाता था। फिर अगला प्रश्न देखिए, जंगलवासियों के जीवन में बदलाव के किन्हीं दो कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, जंगलवासियों के जीवन में बदलाव, जंगलवासियों के जीवन में बदलाव क्यों आए थे? हमने पढ़ा था कि जंगलवासियों के जीवन में बदलाव मुख्य रूप से इसलिए आया था कि बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप होने लगा, जंगलों के अंदर बाहरी शक्ति आने लगी और बाहरी शक्ति आकर वहां पर कृषि क्षेत्र का विस्तार करने लगी, कृषि क्षेत्र का विस्तार करने लगी और जंगलों का नाश करने लगी, ये हमने पढ़ा था। दूसरा है वाणिज्य खेती का प्रभाव। अब वहां पर वाणिज्य खेती का प्रभाव बढ़ा, व्यापारिक फसलों का उत्पादन होने लगा, तो भी जंगलवासियों के जीवन में परिवर्तन आए। सामाजिक कारणों से भी, और सामाजिक कारण भी कुछ थे क्योंकि यहाँ के जो लोग हुआ करते थे उनमें धीरे धीरे जो अधिक जमींदार लोग थे, भूस्वामी लोग थे जंगलवासियों के अंदर, वो धीरे धीरे सरदार बनने लगे, सरदार से वह राजा बनने लगे, राजा से उन्होंने अपनी सेनाएं तैयार की, खुद की सेनाएं बनाने लगे और इस प्रकार जंगलवासियों के जीवन में परिवर्तन आने लगा, बदलाव आने लगा। आगे देखिए प्रश्न, आगे वाले प्रश्न देखिए। तो अकबर के शासनकाल में कृषि योग्य भूमि के विभाजन को स्पष्ट करें। अकबर के शासनकाल में कृषि योग्य भूमि को कितने भागों में बांटा और किस प्रकार उसको बांटा था? तो देखिए, सबसे पहले अकबर के शासनकाल में कृषि योग्य भूमि को 4 भागों में बांटा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, पहला पोलज, पड़ोती, छच्छर और बंजर। पोलज भूमि उसे कहा जाता तो हर वर्ष खेती की जाती थी, इसको खाली नहीं छोड़ा जाता था, हर वर्ष यहाँ पर खेती होती थी। पड़ोती उस भूमि को कहा जाता था जिसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता था जिससे वापस वह उर्वरक हो जाए। तीसरा, छच्छर भूमि उसे कहा जाता था जो 3 या 4 सालों या वर्षों तक इसको खाली छोड़ा जाता था, फिर इसके ऊपर कृषि की जाती थी। और चौथे नंबर पर बंजर भूमि, जो 5 या 5 से अधिक वर्षों तक इसको खाली छोड़ा जाता था और उसके तत्पश्चात वहां पर कृषि की जाती थी। अकबर के शासनकाल में इन 4 कृषि योग्य भूमियों का वर्णन मिलता है। फिर आगे वाला प्रश्न देखिए, जात और सवार मनसब से क्या अभिप्राय है? जात और सवार मनसब से यह अभिप्राय है कि जो मनसबदार हुआ करते थे, मनसबदार का तात्पर्य होता है जो सरकारी अधिकारी लोग होते थे उनको मनसबदार कहा जाता था और मनसबदारों के पद और वेतन का सूचक होता था जात। जात का तात्पर्य मनसबदार का जो पद होता था, उसका वेतन होता, उसके अनुसार उसको पद या वेतन के अनुसार उसकी जात दी जाती थी। हम एक एग्जाम्पल से समझ जाते हैं कि किसी भी पुलिस सिपाही के कंधों पर कोई सितारा नहीं होता है, स्टार नहीं होता है, तो हम उसको कांस्टेबल कहते हैं।
यदि कुछ और कुछ चिन्ह होते हैं, 1-2 स्टार लग जाते हैं तो हमें एसआई वगैरह, उसको थानेदार वगैरह कहते हैं। उसी प्रकार वो उसकी जात हो गई, उसके पद और वेतन के हिसाब से, तो उसके हिसाब से मनसबदार के पद और वेतन के हिसाब से वेतन का जो सूचक होता था वो जात कहलाता था। और सवार ये सूचित करता था कि उसे कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित है। सवार का तात्पर्य उसके पास कितने घुड़सवार सेना होती थी, उसके आधार पर उसको सवार रखने अपेक्षित होता था। फिर अगला प्रश्न देखिए, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। बंगाल के अंदर जो स्थायी बंदोबस्त लगाया था, जिसे हम इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, तो पहली बात तो 1793 में लगाया गया था। और उस समय जनरल गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल थे। तो ध्यान रखना, कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की गई, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्ती कहते थे। उसके अंदर 2 विशेषता ये थी कि राजस्व की राशि इसमें निश्चित थी, चाहे कितना भी उपज हो, उत्पादन हो, लेकिन किसानों के ऊपर जो राजस्व है, टैक्स है, उसकी राशि निश्चित थी और उसे चुकाने का समय भी निश्चित हुआ करता था। उस समय सूर्य अस्त विधि भी लागू थी कि सूर्य निश्चित तिथि के दिन सूर्य अस्त होने से पहले पहले कर या राजस्व को चुकाना पड़ता था। उसके बाद में उसके ऊपर कार्यवाही की जाती थी और कार्यवाही स्वरूप उसकी जमीन को क्या कर दिया जाता था? नीलाम कर दिया जाता था। तो दूसरी बात, यदि राजस्व नहीं चुका पाता है तो उसकी जमीन को, उसके घर को नीलाम कर दिया जाता था। फिर अगला प्रश्न देखिए, सहायक संधि क्या थी? देखिए सहायक संधि के बारे में, सहायक संधि इधर देखिए, सहायक संधि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई थी। पहली बात तो ये कि सहायक संधि को लागू करने वाला, जिस प्रकार इस्तमरारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, उसी प्रकार सहायक संधि का जो ये तरीका है, ये लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था 1798 में। और इसके अंदर देशी शासकों पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित करने हेतु सहायक संधि लागू की। देशी शासकों पर, जो छोटे छोटे प्रांत शासन कर रहे थे, जैसे अपने राजस्थान के अंदर, मेवाड़ के अंदर, मारवाड़ के अंदर जो राजा महाराजा हुए थे, जयपुर के आमेर के राजा हुए थे, ये देशी शासक कहलाते थे, देशी राजा कहलाते थे। इन देशी रजवाड़ों के राजाओं पर कंपनी का नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए, उसके लिए सहायक संधि का प्रावधान था। और इस सहायक संधि के अंदर कुछ विशेष प्रावधान थे, नियम थे। क्या था? अंग्रेजी सेना को देशी राजा अपने राज्य में रखेगा और उसका खर्चा विदेशी राजा ही उठाएगा। पहली बात तो अंग्रेजी सेना को अपने राज्य के अंदर रखना पड़ेगा और राज्य में रखने के बाद उनका जितना भी खर्चा आएगा वो विदेशी राज्यों के द्वारा ही उठाया जाएगा। दूसरी बात यह थी कि बिना अनुमति के, ब्रिटिश लोगों की, अंग्रेजों की बिना अनुमति के न तो वो किसी अन्य राजा के साथ में संधि कर सकता था और न ही किसी अन्य राजा के साथ में युद्ध कर सकता था। फिर तीसरी बात ये होती है, अंग्रेज उनकी बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से भी रक्षा करेंगे। यदि बाहर से कोई उसके ऊपर आक्रमण हो जाता है, देशी राजा के ऊपर कोई आक्रमण हो जाता है तो, और आंतरिक गृह युद्ध हो जाता है, तो भी उन परिस्थितियों में भी ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन इन ऊपर वाली 2 जो विशेषता है, इनको भी उनको मानना पड़ेगा। इस प्रकार सहायक संधि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार की जाती है। आगे वाला प्रश्न देखिए, विभाजन के लिए भारत को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? नाम लिखिए। विभाजन के लिए भारत को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? तो देखिए, विभाजन के लिए भारत को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, एक तो हिंदुस्तान, दूसरा पाकिस्तान। और यदि पूछ लिया जाए, पाकिस्तान को 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। और जो पूर्वी पाकिस्तान है वो 1971 के अंदर आजाद हो गया, जिसका वर्तमान में नाम बांग्लादेश है। फिर अगला प्रश्न देखिए, हिंदू महासभा के बारे में आप क्या जानते हैं? अभी पहले हमने पढ़ा था यूनियनिस्ट पार्टी, जो पंजाब क्षेत्र के प्रांत की थी। अब हम पढ़ेंगे हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। तो देखिए, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है। मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहाँ की जाती है? बनारस में की जाती है। कहाँ की जाती है? बनारस में की जाती है। हिंदू समाज में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से उत्तर भारत में इसका निर्माण किया गया, स्थापना की गई इसकी, और इस उत्तर भारत के अंदर इसका वर्चस्व रहा था और हिंदू अस्मिता की भी रक्षा करने वाली ये
पार्टी कहलाती थी। तो ध्यान रखना, हिंदू समाज में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। उत्तर भारत में इसका वर्चस्व था और हिंदू अस्मिता को बनाए रखने के लिए ये पार्टी अब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अगला प्रश्न देखिए। चलो, खंड ब कंप्लीट हुआ। अब खंड स और खंड द वाले प्रश्न बहुत ही बड़े बड़े प्रश्न हैं, जिसके आंसर बोर्ड पर लिख कर नहीं बताए जा सकते हैं। तो आप पुस्तक में से ढूंढकर पैराग्राफ, यदि आपको इनके उत्तर नहीं मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर प्रश्न को कमेंट करना कौन सा नंबर है, और हम आपको अलग से एक वीडियो बना के उन प्रश्नों का समाधान करवाया जाएगा। बाकी आप 4-5 प्रश्न हैं जो आपको बुक के अंदर से ढूंढकर उत्तर निकालना है। जो भी यदि नहीं मिलता है तो आप कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद हम उस प्रश्न के लिए अलग वीडियो बनाएंगे और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। फिर रही बात भारत के मानचित्र में, तो थोड़ा सा मानचित्र देख लेते हैं। ये आपके लिए एक मैप बना है, ज़्यादा मैप अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है, आपके समझने के लिए आपको समझ में आ जाएगा। देख के ध्यान से कि हमें मानचित्र के अंदर पहला दिया हुआ है कलकत्ता। तो हमने देखा कि कलकत्ता कहाँ पर है, आप लोगों को सबको पता है, पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर कलकत्ता आया हुआ है। तो ध्यान रखना, कलकत्ता कहाँ भरोगे, पश्चिम बंगाल वाले देश में। पहली बात तो ये, आपको जितने भी राज्य हैं 28 राज्य, 28 के राज्यों की जो आकृति है, कहाँ पर कौन सा राज्य है ये याद होना चाहिए, ऊपर से लेके दक्षिण तक, और पूर्व वाले राज्यों की सीक्वेंस याद होनी चाहिए। सीक्वेंस याद होगी तो ही आप राज्य के अंदर स्थान को भर पाओगे। फिर दूसरा आपको दे रखा है विशाखापट्टनम। तो ध्यान से देखिए, ये आंध्र प्रदेश की जो समुद्र तट से लगा हुआ किनारा है, ये क्या है, विशाखापट्टनम है। फिर देखिए मेरठ, विशाखापट्टनम के बाद मेरठ, मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, ऊपर उत्तरी भाग के अंदर है। तो ध्यान रखना मेरठ कहाँ पर है। इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली वाला भाग, ये इंद्रप्रस्थ कहलाता था महाभारत के समय। तो इंद्रप्रस्थ आ गया दिल्ली के अंदर। फिर अजमेर, अजमेर अपने राजस्थान का हृदय है, तो राजस्थान के बीचों बीच में आपको नागौर के नीचे की साइड में भरना है। फिर आपको करना है हैदराबाद। हैदराबाद आप लोगों को पता है तेलंगाना राज्य के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं है। अब पहले था आंध्र प्रदेश के अंदर जब तेलंगाना राज्य नहीं था, लेकिन अब ये तेलंगाना राज्य के अंदर आता है। तो आपको किनारे वाले राज्य में, इसके ऊपर वाले राज्य में तेलंगाना में भरना है, आंध्र प्रदेश में नहीं भरना है। फिर है कश्मीर। कश्मीर आप लोगों को पता ही है, इधर वाला लेह लद्दाख वाला भाग है, लेकिन इधर वाला भाग कश्मीर, जम्मू और कश्मीर वाला है। ज्यादा ऊपर मत बढ़ना, ज्यादा ऊपर जाओगे तो पाक अधिकृत कश्मीर में चला जाएगा, जो पाकिस्तान कहते हैं इसको आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। पाकिस्तान वाले इसको आजाद कश्मीर कहते हैं, हम लोग कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया था। फिर देखिए अमृतसर, और आप सब लोगों को पता है पंजाब के अंदर है अमृतसर, जहां पर सबसे बड़ा स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, जिसको स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, ये अमृतसर के अंदर बना हुआ है। ध्यान रखना, अमृतसर के अंदर स्वर्ण मंदिर बना हुआ है। अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ध्यान रखना, चिश्ती की दरगाह। और कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, राजधानी, जो 1911 में इसको स्थानांतरित करके इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली को बना दिया था। इस प्रकार छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी। और मेरठ के अंदर आपको पता है 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार हमारा ये पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। फिर मैं आपको बता रहा हूँ एक बार और कि यदि कोई भी प्रश्न आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, उन प्रश्नों का समाधान करवाया जाएगा। और आगे पेपर सॉल्यूशन के बाद में अब जिस प्रकार मॉडल पेपर, बोर्ड के मॉडल पेपर करवाए जाएंगे, जिसके अंदर जिस जिस चैप्टर में अति लघुरात्मक प्रश्न, लघुरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों का अभ्यास भी करवाया जाएगा। तो बने रहिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबको भेजें ताकि उनको भी फायदा हो सके। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।